जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज देखिए हम लोग जैविक अणु के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके PYQ हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में लगभग हम लोग 126 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये 2024 रेलवे NTPC के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए पहला ही प्रश्न जो है आपका, ये आपका पहला प्रश्न है RRB ग्रुप डी 2023 में 2022 में पूछा गया है, 23/8/2022 को, ठीक है। देखिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बोलता है पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? लाइपेज करता है या एमाइलेज करता है या फिर टाइलिन करता है या फिर पेप्सिन? प्रश्न है कि प्रोटीन का विखंडन मतलब प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो प्रोटीन को जो विखंडन करता है वो करता है आपका पेप्सिन, ठीक है। ये विखंडित करके इसको सरल पदार्थ में तोड़ देता है और ये अमाशय से जो जठर रस निकलता है उसी में पाया जाता है आपका पेप्सिन। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है हम लोगों का कि भाई किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स पहला जो ऑप्शन है आपका एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन, चौथा है आपका पेप्सिन, ठीक है। तो दूसरा देखिए आपको बोल रहा है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेप्सिन, ठीक है। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर जो सवाल है वो तीसरा नंबर सवाल कहता है हम लोगों से कि भाई तीसरा नंबर जो सवाल है ये कह रहा है हम लोगों से कि जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है आपका? राइबोसोम है, केंद्रक है, DNA है या फिर गुणसूत्र है? तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DNA जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना का काम करता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ अगला सवाल हम लोगों का है चौथा नंबर देखिए कहता है हम लोगों को कि भाई इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? पेप्सिन या फिर लाइपेज या फिर एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन? तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का सी, एमाइलेज ही जो है एंजाइम को स्टार्च में सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। अगले पर आते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, अगला सवाल जो है हम लोगों का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर हम लोगों से बोल रहा है कि प्रोटीन के एमिनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों को ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं? किसमें? पित्तरस में, आंतरस में या फिर जठर रस में या फिर अग्नाशयी रस में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंतरस में उपस्थिथ होता है, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो 6ठा नंबर सवाल है ये देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH, CH3COOH या फिर C6H12O6 या फिर C6H14O8? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का C6H12O6, ठीक है, सी नंबर। अगला देखिएगा, अगला जो है हम लोगों का अगला है 7 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है हम लोगों को, बोलता है केसिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो डैश में पाया जाता है? मांस में, गाजर में या सोयाबीन में या फिर दूध में? केसिन नाम का जो प्रोटीन होता है ये किस में पाया जाता है आपका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है हम लोगों का डी नंबर, दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल है हम लोगों का 8वां नंबर। देखिए सवाल है हम लोगों का 8वां नंबर सवाल कहता है हम लोगों को कि मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका, ये ऑप्शन है इसका कैलोरी का या फिर आपके अर्ग का या फिर ओम का या फिर जूल का? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैलोरी, ठीक है। ये कैलोरी जो है यही हो जाएगा। ये करता क्या है आपके, तो ऊर्जा मापन का ये इकाई है और ये मीटर पद्धति का अंग है, ठीक है। और ये SI प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो हम लोग कैलोरी का यूज करते हैं। अगला नंबर सवाल पर आते हैं। अगला नंबर जो सवाल है वो है हम लोगों का कि कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम, खनिज या हार्मोन या फिर विकिरण? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, एंजाइम, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है
ये देखिए हम लोगों का कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, या फिर सुक्रोज है, या फिर लैक्टोज है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। कार्बन, एंटीमनी, बेरियम, या फिर क्यूरियम। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोगों का वो है हम लोगों का कि पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है। 12 नंबर का जो सवाल है इसमें पूछता है पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित है, लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर आपका मैग्नीज। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर का सवाल हम लोगों से कहता है, भाई 13 नंबर क्या कहता है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, प्लाज्मा से, वसा से, प्रोटीन से, या फिर पानी से। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, मानव शरीर का सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी से बना होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर सवाल का आता है हम लोगों से कि भाई 14 नंबर में बोलता है निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, विटामिन नहीं है, वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या फिर एमिनो अम्ल नहीं है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, विटामिन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल पर। देखिए 15 नंबर सवाल हम लोगों से कहता है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक, लयनकाय, या फिर जीन, या फिर गुणसूत्र। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल पर। देखिए 16 नंबर सवाल हम लोगों से क्या कहता है। 16 नंबर का सवाल बोलता है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तेजी से मत चलें, या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, या डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, या मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। भाई 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा बी, डीऑक्सीराइबोज। DNA, डी से डीऑक्सी, राइबोस, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 17वें नंबर सवाल पर। देखिए 17वां नंबर जो सवाल है ये कहता है हम लोगों को कि भाई बालों का जो रंग होता है ये किसके कारण होता है, पेप्टिन, क्रिएटिन के कारण, या मेलानिन के कारण, या फिर क्रिएटिन, या फिर केरोटिन के कारण। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण बालों का रंग होता है काला। आगे देखिएगा, आगे है हम लोगों का कि भाई प्रोटीन संश्लेषण में क्षार घटना से एक डैश का निर्माण होता है, डीएनए का, या फिर आरएनए का, या फिर एमआरएनए का, या फिर डीएनए और आरएनए दोनों का। ठीक है, तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमआरएनए का, जिसको हम लोग मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए बढ़ जाते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल पर। 19 नंबर हम लोगों से कहता है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, क्या एमआरएनए कॉपी का, या डीएनए कॉपी का, या फिर आरएनए कॉपी का, या आईआरएनए कॉपी का। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, डीएनए कॉपी का। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे 20 नंबर पर आ जाते हैं। 20 नंबर जो सवाल है ये देखिए हम लोगों से क्या कहता है। 20 नंबर सवाल देखिए हम लोगों से कहता है कि भाई निम्न में से कौन सा कथन एक गलत है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, या फिर कह रहा है कि यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व जो आनुवांशिक गुण का वहन करता है, या फिर डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है ए नंबर में सी और बी दोनों, बी में बोल रहा है ए और सी, और सी नंबर में बोला केवल सी, और डी नंबर में बोला केवल ई। कौन सा आपको गलत है यही चुनना है। ठीक है, तो इसका जो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो 20 नंबर का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल सी जो है वो गलत है। ठीक है, ये देखिए डीएनए का पूरा नाम ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व जो आनुवंशिक गुणों का वहन भी करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल देखिए ये क्या कहता है हम लोगों से। भाई 21 नंबर कह रहा है कि एंजाइम मूलतः डैश होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर आपका वसा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूलतः क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल पर। ठीक है, देखिए यहाँ 22 नंबर जो सवाल है वो हम लोगों से कहा जा रहा है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जीन एक्सप्रेशन, सीक्वेंस असेंबली, या ए नोटेशन, या फिर प्रोटियोमिक्स। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए नोटेशन। डीएनए के अनुक्रम को जीन में जो चिन्हित किया जाता है।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर जो सवाल है वो देखिए बोलता है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है, क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक या फिर जीन। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसको जीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा ये बोला जाता है कि डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है क्या कहलाता है, गुणसूत्र, नाभिक, लक्षण या फिर वंश। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ये वंश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर पर। 25 नंबर में ये बोलता है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, ये तो नहीं होगा भाई। रेटिनॉल न्यूक्लिक एसिड, ये देखा जाएगा। फिर देखिए रिबो न्यूक्लिक एसिड या फिर रिबो न्यूक्लियर एसिड, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाए वो आपका हो जाएगा सी नंबर, रिबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पर। 26 नंबर हम लोगों से बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व जो उपस्थित होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या फिर कैल्शियम होता है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला देखिएगा ये बोलता है हम लोगों से कि प्रोटीन डैश एक अभिन्न अंग है, किसका, एंटीबॉडी का या फिर इनमें से सभी का या फिर एंजाइमों का या फिर कोशिका झिल्ली का। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, इनमें से सभी का, ठीक है। आगे देखिएगा बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर पर। 28 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दूध का एक प्रोटीन है, ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन या फिर कैसिन। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसिन, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल पर, ठीक है। देखिए यहाँ 29 नंबर का जो सवाल है ये दोस्तों देखिए थोड़ा बड़ा और ये अनुवांशिकी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ ये बोल रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई में शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई में शुक्राणुओं की संख्या 22 गुणसूत्र होते हैं। ये बोलता है एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ एक और ऑप्शन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ध्यान से। ये ऑप्शन दिया है कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र और वाई वाले में शुक्राणुओं में भी 23, दोनों में 23 होता है, कुल मिलकर के आपका 46 हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा तो राइट यही हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा हम लोगों से बोला गया है 30 नंबर का जो सवाल है, 30 नंबर ये सवाल बोला गया है कि भाई जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, किसके माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से, युग्मक के माध्यम से या हार्मोन के माध्यम से या फिर एंजाइमों के माध्यम से। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हार्मोन के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए ये बोला गया है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो F2 पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में जो था पीढ़ी के पौधों के लिए फिनोटाइप का अनुपात क्या था, 9:3:1, 9:3:3:2 या फिर 9:7 या फिर 9:4:2:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, 9:3:3:1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखिए 22 नंबर जो सवाल है ये बोला गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है या फिर एंजाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए आपका हो जाएगा डीएनए। यही तो आपका एक से दूसरे में स्थानांतरित अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। आगे देखिए बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वें नंबर सवाल पर। ये थोड़ा बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ ये बोलता है हम लोगों को कि भाई एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण था। ए नंबर बोल रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई टी या छोटी टी द्वारा नियंत्रित होती है। बी नंबर बोल रहा है पौधे की लंबाई केवल छोटी टी के द्वारा नियंत्रित होती है। सी नंबर बोल रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई टी और टी दोनों के द्वारा, और डी नंबर बोल रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल ज़्यादा अच्छा वाले लक्षण से नियंत्रित होता है, ठीक है, लंबा वाले से। आगे देखिएगा हम लोग बढ़ जाते हैं 34वें नंबर सवाल पर आते हैं। 34वां नंबर सवाल हम लोगों से बोला गया है कि भाई डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है, आपका मानव मादाओं में, सांपों में या फिर स्टार फिश में या फिर मानव नरों में।
तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मानव के मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का वह एक पूरा युग्म मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल पर। देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बोलता है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, रॉबर्ट हुक को, जेम्स वाटसन को, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को? तो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग, ये अगला जो है आपका 36 नंबर का जो सवाल है ये बोल रहा है हम लोगों को कि भाई सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिकाओं में डैश गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके ऑप्शन के पास जाते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर है, क्या है ऑप्शन में? देखिए यहाँ 46 गुणसूत्र, 23 या फिर 44 या फिर 22 गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 गुणसूत्र का जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है ये 37 नंबर का है। देखिए 37 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के लक्षण को गलत दर्शाता है? देखिए पहला, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, ये डीएनए के खंड हैं। तीसरा, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। और चौथा, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 38 नंबर सवाल पर। 38 नंबर सवाल देखिए हम लोगों से कहा गया है कि भाई व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश के द्वारा होता है? शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्र, या शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र, या फिर शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्र, और माता पिता की आहार संबंधी आदतों से, या डिंब में मौजूद गुणसूत्र? भाई आहार तार से क्या लेना देना है व्यक्ति के लिंग निर्धारण में? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र से। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 39 नंबर सवाल पर। देखिए 39 नंबर हम लोगों का सवाल बोला गया है, ये बोलता है कि भाई वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता को पीछे मुख्य कारण क्या था? कि उन्होंने एक अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, या उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, या उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण को लिया? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर, क्योंकि उन्होंने अपने संकरण के लिए एक बार में केवल एक लक्षण को लिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए 40 नंबर सवाल पर। 40 नंबर का जो सवाल है ये बोलता है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का उपयोग नहीं किया था? कि मटर के पौधे की लंबाई का, आकृति का, या पत्तों की आकृति का, या फिर फूलों के रंग का? तो भाई इसमें से सभी का किया था, लेकिन पत्तों की आकृति से कोई लेना देना नहीं था उसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है वो है 41 नंबर का। 41 नंबर देखिए हम लोगों से बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ए नंबर, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, और डी नंबर है प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं 42वें नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ 42 नंबर का जो सवाल है दोस्तों वो है हम लोगों के सामने, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला नंबर ऑप्शन है देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक जीन में एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। दूसरा, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से गुणसूत्र ग्रहण करेगी। तीसरा, युग्मक निर्माण के समय दे युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। और चौथा है आपका जीन गुणसूत्रों पर स्थिर रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए 43 नंबर का सवाल है, ये बोलता है मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथन में से सही कथन की पहचान कीजिए। कि भाई ए नंबर बोलता है आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। दूसरा बोलता है कि केवल स्वनिषेचन किया गया था। और तीसरा बोलता है आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन किया गया था, उसके बाद परनिषेचन किया गया। और डी नंबर बोलता है केवल परनिषेचन किया गया था। तो 43 में जो सबसे बढ़िया लग रहा है हम लोगों को ए लग रहा है कि आरंभ में पौधे का परनिषेचन किया गया और फिर बाद में स्वनिषेचन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल पर। 44 नंबर सवाल देखिए थोड़ा बड़ा है हम लोगों का।
ये देखिए बोलता है हम लोगों को कि भाई प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से गुणसूत्र को ग्रहण करेगी। ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियां डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। और वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में जातियों में उत्परिवर्तन या जीवों की जातीय उद्भवन या फिर गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नता। ये बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन है जो कि आपका 26/9/2022 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ 45 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। 45 नंबर जो सवाल है हम लोगों से ये बोल रहा है कि भाई मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। तो ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपका, मटर, लिली, गुलाब का पौधा या फिर मिर्च। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, मटर का पौधा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले 46 नंबर पर आते हैं। ये देखिए बोल रहा है हम लोगों को कि भाई एक संकरण डैश विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधे का संयोजन होता है, 4, 2, 6 या फिर 8। तो ये जो है बड़ा आसान सा सवाल है, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर 2। ठीक है, आगे देखिए बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं हम लोग अब 47वें नंबर सवाल पर। 47 नंबर सवाल में देखिए हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। केवल पैतृक डीएनए या केवल मातृक डीएनए या फिर प्रोटीन या फिर पैतृक और मातृक दोनों डीएनए। तो 47 का जो राइट आंसर लग रहा है हमको ये हो जाएगा दोनों का डीएनए लक्षण निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोगों से 48 नंबर बोला जा रहा है। 48 नंबर जो सवाल है थोड़ा बड़ा सवाल है। ये देखिएगा बोला गया है हम लोगों से कि भाई मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्यों लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, बोला गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैंगनी फूल। तो इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है। ए नंबर झुर्रीदार, छोटे बैंगनी, गोल छोटे और सफ़ेद, बैंगनी छोटे और गोल, झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। बोला अप्रभावी को, जो अप्रभावी गुण को पूछ रहा है आपसे। तो 48 का जो अच्छा आंसर मिल रहा है ये हो गया झुर्रीदार, छोटा और फिर कैसा, सफ़ेद। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 49वें नंबर सवाल पर आते हैं। 49 नंबर का सवाल देखिए हम लोगों से कह रहा है कि भाई मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी का सेकेंड जनरेशन का जीनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1, 1:1, 2:1 या फिर 1 और 3। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाता है 3 और 1 जीनोटाइप। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आगे 50 नंबर सवाल बोल रहा है हम लोगों से कि भाई 50 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों को गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, JBM हॉल्डन या स्टैनली ए मिलर या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 51 नंबर। देखिए सवाल कहता है हम लोगों से कि भाई मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियमों नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, 51 नंबर का ये बोलता है माता और पिता दोनों बच्चे के लिए, गलत को आपको खोजना है कि गलत कौन है। बोलता है माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ का योगदान करते हैं। ये सही बात है। मतलब प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण असंगत जीन होने चाहिए। ये भी सही बात है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है भाई। तीसरा है आपका एक संस्करण असंगत जीन होना चाहिए। ये असंगत वाला बात जो ये कह दिया यही गलत हो गया आपका। पर डी नंबर बोलता है प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। ये भी सही बात है आपका। तो सी नंबर का जो है ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे आते हैं 52 नंबर पर। ये देखिए हम लोगों का सवाल है, बोलता है TTWW जीन प्रारूप निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा, 50, 37.5 या 25 या फिर 75। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, 25%। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए 53 नंबर सवाल पर आते हैं। 53 नंबर जो सवाल है ये बोलता है हम लोग को कि मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद हैं, 1, 3 या फिर 2 या फिर 4। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ए। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं 54 नंबर सवाल पर। 54 नंबर का जो सवाल है ये देखिए हम लोगों से क्या कहता है,
54 नंबर का जो सवाल है ये देखिए, बोलता है मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुपात लंबेपन और बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि डैश पर लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक टी था जबकि बौनेपन के लिए छोटी टी था। बी नंबर बोलता है मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। सी नंबर बोलता है लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। और डी नंबर बोलता है कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या फिर 2 जीन हो। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। ठीक है, कोई पौधा लंबा होगा या फिर भले उसके लंबेपन के लिए 1 जीन होगा या फिर 2 जीन। अब देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, 55 नंबर सवाल पर आते हैं। 55 नंबर सवाल देखिए हम लोगों से क्या कहता है भाई, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को छांटना है। और सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं। बी बोलता है कुछ प्राणियों जैसे घोंघे जीवन में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। सी नंबर बोलता है सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। डी नंबर बोलता है लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये कथन आपका गलत है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 56 नंबर पर। 56 नंबर में देखिए हम लोगों को क्या कह रहा है, बोलता है कि क्या 56 नंबर बोलता है क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। ए नंबर बोलता है नहीं, उसके आकार में कोई अंतर नहीं होता लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। बी नंबर में बोल रहा है कि हाँ एक्स युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं। सी बोल रहा है हाँ वाई युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। और डी नंबर कह रहा है नहीं, उसके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 नंबर का, ये हो जाएगा आपका डी नंबर, कि नहीं उनके आकार में कोई आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। अब बढ़ जाते हैं हम लोग 57 नंबर सवाल पर। देखिए यहाँ 57 नंबर जो सवाल है ये बोलता है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारित होता है माता और पिता दोनों के गुणसूत्र से, या माता के गुणसूत्र से, या फिर ऑटोसोम से, या फिर पिता के गुणसूत्र से। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ 58 नंबर, ये देखिए बोल रहा है कि मेंडल, थोड़ा बड़ा सवाल है, ये बोल रहा है हम लोगों को कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर के पौधों और अन्य जीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता में संबंधित कुछ तर्क दिए गए हैं जिनमें से एक के अलावा अन्य सही है। तो गलत तर्क का चयन करना आपको। पहला देखिए बोलता है उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में से किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती में रखी। दूसरा बोलता है उन्होंने एक समय में लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। सी नंबर बोलता है उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। और डी नंबर बोलता है उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ये बोलता है उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 59 नंबर पर जाते हैं। 59 नंबर भी थोड़ा लेंदी सवाल है। ये बोलता है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे, जबकि उन्होंने गोल बीज और झुर्रीदार बीज का संकरण कराया था। तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज फले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते। बाप रे बाप, इतना लंबा सवाल है। बोला कि झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे होते, झुर्रीदार बीज वाले बौने होते, या गोल बीज वाले बौने होते, या गोल बीज वाले लंबे होते। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का टी नंबर, गोल बीज और लंबे पौधे होते। ठीक है, आगे देखिए बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे है हम लोगों का 60 नंबर। 60 नंबर बोलता है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई इनके बीच क्या अंतर है। देखिए उनके बीच क्या अंतर है हम लोगों से पूछता है। बोला इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है। बोलता है एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। यही सही है आपका भाई। तो बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 61 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। देखिए 61 नंबर सवाल भी थोड़ा बड़ा है आपका। ये देखिए हम लोग चलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का क्या कारण था इनमें से। बोला ये वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, या इन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं को अपने ज्ञान का उपयोग किया, या इन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, या फिर इन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया था। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि इन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे है हम लोगों का
कि भाई यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावित थे, कई प्रभावी लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते। फिर तीसरा, यह वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, या वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि वह यह नहीं पता लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर सवाल पर। 63 नंबर देखिए सवाल जो है हम लोगों का, ये बोलता है भाई कि पहले बीजों वाले त्रदुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले त्रदुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लंबापन बौने पर प्रभावी या हावी था। एक जनक पौधे समयुग्मजी था और दूसरा विषम युग्मजी था। जनक पौधे विषम युग्मजी थे, या फिर यह जीनों के स्वतंत्र अभिव्यूहन को दर्शाता है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, लंबापन बौने पर क्या था, प्रभावी था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 64 नंबर पर आते हैं। 64 नंबर में ये बोलता है कि भाई मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षण के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, इसका अनुपात क्या था। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर।